Jai Hind UPSC aspirants, welcome to the NSBIAC family. I am Abhishek. Aspirants, आज हम डे 4 के जो MCQs है आपके टेलीग्राम पे आपने MCQ सॉल्व किए होंगे जो PYQs ही है जिसे हम अभी देख रहे हैं। डे 4 में हमने कुछ MCQs डिजाइन किए हैं, उसको आज हम देखेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? ये हमारा फेज 1 है। जो हमारा 4 पिलर इनिशिएटिव में 4 फेजेस है, उसमें से फेज 1 है जिसमें हम आपका ओरिएंटेशन कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स की ओर, ताकि आप जब प्रीलिम्स का एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो आपको कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए कि आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की दिशा क्या हो। ये समझने के लिए हमने ये फेज डिजाइन किया है। तो आज का हमारा डे 4 है, इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं। एस्पिरेंट्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, आज जो हमारा फेज ये डे 4 है, तो डे 4 और डे 5 में हम क्या करेंगे? जैसे हमने पहले 3 दिन में क्या देखा, हमने बेसिक क्वेश्चंस देखे जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए थे। बेसिक फैक्ट्स सबसे ज्यादा जरूरी थे, वो हमने कवर किए, जिसमें ज्यादातर हमने वन लाइनर पीवाईक्यूज को लिया। आज मतलब चौथे और पांचवें दिन हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ ले और कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए जाते हैं। और डे 4 में हम 2023 और 24 के पेपर्स को यूटिलाइज करेंगे, और डे 5 में 2022 और 2021 के प्रीलिम्स के पेपर्स को देखेंगे, क्योंकि ये रीसेंट पेपर्स है और ऐसे क्वेश्चन रिसेंटली भी पूछे जा रहे हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो इकोनॉमी से है और जो 2024 में पढ़ा गया था। जब आप ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें थोड़ा सा ये एक तरह से टेबुलर फॉर्म में था, क्योंकि पीपीटी में वो करना थोड़ा मुश्किल हो गया था, तो हमने ऐसे ही कर दिया है। तो समझ लीजिए ये टेबुलर फॉर्म में है, 3 टेबल्स है जिसमें ये सब कंटेंट दिया गया था। अच्छा, क्या था? विथ रेफरेंस टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। देखिए क्या कहा, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी का एक फंडामेंटल, या किसी भी इकोनॉमी को पढ़ते वक्त सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एक फंडामेंटल टॉपिक होता है। 2024 में देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेक्टर दिए थे, और उसमें से करेक्टली मैच्ड कितने हैं वो हमें बताना था। देखिए कितना आसानी से आप इसको 2 मार्क्स पा सकते थे। क्या क्वेश्चन था? स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये क्या है? इज इट अ सेकेंडरी सेक्टर और नॉट? डेयरी फार्म, इज इट अ प्राइमरी सेक्टर और नॉट? मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग जिसे भी कह सकते हैं हम लोग, इज इट अ टर्शियरी सेक्टर और नॉट? वीविंग क्लॉथ, सिलाई करना, इज इट अ सेकेंडरी सेक्टर और नॉट? ये एक आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे 3 सेक्टर्स एक्चुअली कहे जाते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। मैंने आपके अधिक इंफॉर्मेशन के लिए क्वार्टरनरी और क्विनरी सेक्टर्स को भी यहाँ पे रख दिया है, कि ये दोनों 4th और 5th जो है, दे आर सब कैटेगरीज ऑफ टर्शियरी सेक्टर। दे आर सब कैटेगरीज। हमें 3 पता होनी चाहिए आपके अधिक इंफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज दीज आर इवॉल्विंग सब कैटेगरीज, इसीलिए मैंने आपके यहाँ पे डाल दिया। देखिए, आपको ये बताना इसका सही आंसर क्या था, तो इसमें आप ढूंढिए। फिर जैसे डेयरी, यस इट इज अ प्राइमरी सेक्टर, देयर इज नो डाउट। मिनरल एक्सप्लोरेशन, इज इट अ टर्शियरी सेक्टर और इज इट नॉट अ टर्शियरी सेक्टर? देखिए, आपको ये देखना है। वीविंग क्लॉथ सेकेंडरी सेक्टर है क्या? वो भी आप देख लीजिए, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग में आता है, क्या वो क्राफ्ट में आता है, उसे आप देख लीजिए। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मैं जानता हूं आपने ये आंसर टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिया है, पर यहाँ एक बार आप और इसे आंसर दीजिए। देखिए, ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है? ये फैक्ट से ज्यादा, फैक्ट तो है ही, कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप अच्छे से पढ़ते, इन सारे सेक्टर, क्या होता है प्राइमरी सेक्टर, क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर, क्या होता है टर्शियरी सेक्टर, अगर एक कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होता तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कवर कर पाते। पर अभी जैसे इसके बाद भी देखिए एक बेसिक टॉपिक है जिसे आपको पढ़ना होता है। तो इससे मैं इस क्वेश्चन से आपको यही बताना चाहता हूँ, जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, फैक्ट्स तो ऑब्वियसली काफी होंगे, कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लीजिए। स्पेशली जो कोर एरियाज है इकोनॉमिक्स पे, उसमें भी जो मैक्रो इकोनॉमिक
कोर एरियाज है उसे कॉन्सेप्चुअली और फैक्चुअली अच्छे से समझ लीजिए। उसी का एक उदाहरण था ये क्वेश्चन। आई होप इसको आपने अच्छे से नोट कर लिया है और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स में ही आता है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कुछ इनिशिएटिव्स है, जैसे पब्लिक पॉलिसीज भी आता है, उस हिसाब पे क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था, ये 2023 में पूछा गया था। एक इस इनिशिएटिव का कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया था उड़ीसा और असम में, और उसका एक रिपोर्ट किया गया था दिसंबर 2023 में। देखिए, ये इनिशिएटिव काफी पहले लॉन्च हुआ था। उसका एक फंक्शनिंग का रिपोर्ट क्या है दिया गया था, मैंने यहाँ पे उसे अटैच कर लिया है। तो इन्होंने पूछा था इनमें से कौन सा ये ऑप्शन है। तो देखिए, ये इनिशिएटिव काफी जरूरी था। ये इनिशिएटिव काफी इंटरेस्टिंग भी है। इसी फॉर्मेट में जब इसे लाया गया, एक बहुत ही अच्छा गवर्नेंस का एफर्ट किया गया था। तो इसका आंसर आपने दिया होगा टेलीग्राम चैनल पे, पर वापस एक बार आप बोल दीजिए, क्योंकि ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट भी है और कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी है। लोग कहेंगे फैक्ट भी है, ठीक है, फैक्ट तो है, आपको जानना ही चाहिए, पर ये कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझ पाते तो ये इनिशिएटिव डिजाइन करना पड़ा, ये इनिशिएटिव क्या है, तो आप इसे आसानी से एलिमिनेट कर पाते जो गलत ऑप्शंस है, और जो सही ऑप्शंस है वो आप समझ पाते थे। तो इसके लिए आपको समझना है क्या है इसमें, आप देख लीजिए, क्या इज इट द ऑप्शन बी? इज इट द ऑप्शन बी? ये देखना है, आप बोलिए मैं सही हूं कि गलत हूं। तो इसका आंसर आप मुझे दे दीजिए। यूपीएससी ने इसका ऑलरेडी एक आंसर कीज इसके दे दिए अभी तक, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया। तो देखिए, ये समझना क्या है, पहले हमने देखा है कोर कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन में इकोनॉमिक्स का एक कोर कॉन्सेप्ट देखा। दूसरे सेक्शन में तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज होते हैं या इकोनॉमिक इंटरवेंशन होते हैं, उससे रिलेटेड, या स्कीम्स होते हैं, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा। ये क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता, आंसर ऑप्शंस ये फैक्ट के ऊपर नहीं जा सकते, काफी मुश्किल होता था, क्योंकि आपको फिर एलिमिनेट करने पड़ते, समझना पड़ता। इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल करंट अफेयर्स में भी आपको समझना है इकोनॉमिक्स में से, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला था, काफी रीसेंट क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके प्रीलिम्स में। हालांकि यूपीएससी ने प्रीलिम्स के सिलेबस में जनरल साइंस कहा है, क्वेश्चंस टेक्नोलॉजी में से ही काफी आते हैं, और इसलिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी आप एक तरह से प्रीलिम्स का ही सेगमेंट समझिए, उसे टेक्नोलॉजी के साथ पढ़िए। अभी कुछ लोग कहेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड है, कुछ लोग कहेंगे टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देखिए, रिलेटेड कहीं से भी हो, पर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन 2024 का है, पिछले साल की एग्जाम का है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस, रिमेंबर ये क्या है, या तो ये वर्ड्स है और ये फ्रेजेस है, मोस्ट अप्रोप्रिएटली यूज्ड टू डिनोट an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by millions of users. Remember, millions of users who can exert property rights over virtual items. कि ये आपको लगेगा कि फैक्ट है, पर ये कॉन्सेप्चुअली अगर ये चीजें आपको समझ में आती, 3D का मतलब क्या है, वर्चुअल वर्ल्ड का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल आइटम्स का मतलब क्या है, तो आप पढ़ते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। पीएससी ने इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछा है, किसी ना किसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे क्वेश्चन पूछा था, फिर आपका वर्चुअल रियलिटी पे क्वेश्चन पूछा था, एआई पे क्वेश्चन पूछा था, रोबोटिक्स पे तो हर साल पूछते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे हर साल पूछते हैं, डेटा एनालिटिक्स पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। तो ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कहते हैं। तो उससे रिलेटेड आप जब वाईक्यूज में आप पाते हो, हर साल यूपीएससी इन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, न्यूज़पेपर्स में भी आप पढ़ते हो, टेक्नोलॉजीज के बारे में इतना सब डिस्कशन होता है,
कई न्यूज़पेपर्स में तो एक सेगमेंट हफ्ते के एक दिन टेक्नोलॉजी के लिए दिया जाता है, इसमें भी काफी टेक्नोलॉजी साइंस आप पढ़ते हो। तो ये समझना जरूरी है कि टेक्नोलॉजी को आप पीवाईक्यू जब पढ़ते हो तो जो टेक्नोलॉजीज वहां पे मेंशन्ड है एटलीस्ट उतने को तो आपको अच्छे से पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन पढ़ना है। अगर ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाते हो तो टेक्नोलॉजी क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है, मतलब उसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ये आपको समझना जरूरी है। और उसके ऊपर एक क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे एक डायग्रामेटिक फॉर्म में ये जो वर्डिंग्स दी है उसे आपके लिए एक पिक्चर यहाँ पे डाल दिया है, इस पिक्चर को आप समझ लीजिए। तो इसमें से आपको आंसर देना होगा क्या इसका आंसर डेटा एनालिटिक्स है, क्या इसका आंसर क्रिप्टोग्राफी है, इसका आंसर वर्चुअल मैथमेटिक्स है, या क्या इसका आंसर मेटावर्स है। देखिए आंसर यहाँ पे मैटर नहीं करता है आज के लिए, इसका आंसर तो आपको पता ही है, आपने दिया है टेलीग्राम पे भी दिया है, आंसर तो आपको पता चलेगा। पर इससे हमें सीखना आंसर के बारे में नहीं, इससे हमें सीखना है कि ये टेक्नोलॉजी, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसके ये डिटेल्स, व्हाट व्हाट आर दे, व्हाट आर देयर एप्लीकेशंस, इतना तो आप इस एग्जाम के लिए पढ़ लीजिए। और 2011 से आगे जितने भी टेक्नोलॉजीज डिस्कस करे हैं, जैसे डिफेंस हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, या फिर रोबोटिक्स हो, ये सारे तो मैंने आपको मेंशन कर ही दिए। सबके बारे में एटलीस्ट व्हाट क्या है वो, उनके एप्लीकेशंस क्या है, यूजेस कहाँ पे है, इतना तो समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का यही था कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता, आपको आंसर आराम से पता, आपको आप आराम से आंसर मार्क कर पाते थे। इसीलिए कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सिर्फ टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना जरूरी नहीं है, तो टेक्नोलॉजीज क्या है, उसका यूज एप्लीकेशन कहाँ पे, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। एक बार आपको ये समझ में आ जाए तो आप आसानी से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसे आप साइंस का भी हिस्सा मान सकते हो या फिर एनवायरनमेंट का। मैंने जैसे एनवायरनमेंट के ओरिएंटेशन लेक्चर में ऑलरेडी कहा है कि ओवरलैपिंग होता है ये सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी होने के कारण। तो ये कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन था ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। देखिए ये साल किस साल पूछा गया था, 2020 में। इसके आजू बाजू ही ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर काफी सारा डिस्कशन हो रहा था, बजट में भी इसका डिस्कशन हुआ था और कंसर्न मिनिस्ट्री में भी इसका डिस्कशन हुआ था, इंटरनेशनल लेवल पे भी हुआ था। क्वेश्चन भी आ गया, क्वेश्चन काफी आसान था। अगर आपको ग्रीन हाइड्रोजन, उसका कॉन्सेप्ट, उसके यूजेस पता हो तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर पाते। ये मैंने यहाँ पे दिए, उसके बेनिफिट्स क्या है, प्रोडक्शन क्या होता है, यूटिलाइजेशन कहाँ पे, ये मैंने आपके लिए दिया है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, इसके एप्लीकेशंस के बारे में पूछा था। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इट कैन बी ब्लेंडेड, ब्लेंडेड मतलब आप मिक्स कर सकते हो विथ नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन, इट कैन बी यूज्ड इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू व्हीकल्स। ये उसके एप्लीकेशंस दिए थे और उन्होंने पूछा था कि इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन सा है। इसका आंसर आप आसानी से सॉल्व कर पाते, क्योंकि ये करेक्ट है या ये करेक्ट है या ये करेक्ट है ऐसे नहीं पूछा था, इनमें से कितने करेक्ट है, या तो कोई करेक्ट नहीं है, या तो एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, ये पूछा गया था। पर इसका आंसर अब देखिए, जब ग्रीन हाइड्रोजन इतना न्यूज में था और इससे रिलेटेड एक रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली नॉट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन बट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इससे पहले वाले साल भी पूछा गया था। ग्रीन हाइड्रोजन आप अगर समझ भी लेते, अगर उसके बेसिक्स भी जान लेते, क्या है ग्रीन हाइड्रोजन और उसका यूज कहाँ पे किया जाता है, जेट के टाइम भी अगर आप पढ़ लेते तो ये क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करते हो। तो अब से जब भी आप पढ़ोगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो, ऐसा कोई डिस्कशन आपको किसी टॉपिक के आजू बाजू मिलता है, तो साइंस के लिए हमें क्या है, एटलीस्ट समझ लीजिए वो क्या है और उसके यूजेस कहाँ पे, उसके एप्लीकेशन कहाँ पे, उसके यूजेस कहाँ पे। इतना भी अगर आप कर लोगे ना, तो भी आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर लोगे आप, और आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ये वाइल्ड गेस लेने की जगह एक इन्फॉर्म्ड गेस हो जाएगा आपका। तो इसको ध्यान में रखिए जब भी आप अब एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए कहां से है, मॉडर्न इंडिया से है।
आपका एक क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से है और ये कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड है, ये सिर्फ फैक्ट नहीं है। रिमेंबर, इट इज नॉट जस्ट अ फैक्ट, नॉट कैन से इट एज अ फैक्ट बट शुड बी एडजस्टेड विद कॉन्सेप्ट्स। अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो ये फैक्ट आसानी से आप ध्यान में रख पाते, ये कॉन्सेप्चुअल भी है। देखिए, हम ब्रिटिश मतलब मॉडर्न इंडिया में जब पढ़ते हैं ब्रिटिश और हाउ ब्रिटिश एक्चुअली केम टू इंडिया, हाउ दे ग्रेजुअली कैप्चर्ड इंडिया, हाउ दे एस्टेब्लिश, उन्होंने अपना रूल कैसे एस्टेब्लिश किया, ये भी आप पढ़ते हो। और उसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू सिस्टम्स उन्होंने क्या लाया, रेवेन्यू कलेक्शन उन्होंने क्या लाया, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? विथ रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस, रिमेंबर बाय कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल थे कॉर्नवालिस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो उन्होंने ये सारी चीजें वहां पे दी है। एक रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में पूछा गया और एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में पूछा गया। देखिए, तीन तरह के सिस्टम्स थे, परमानेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो मैंने यहाँ पे ये पिक्चर आपको दिया है कि कौन से गवर्नर जनरल के टाइम वो आए थे, कौन से इलाके में लागू किए गए थे। तो देखिए, अभी इसमें से आपको पता चलता है उन्होंने क्या पूछा था, कॉर्नवालिस के बारे में पूछा था। कॉर्नवालिस कहाँ पे है? परमानेंट सेटलमेंट, मतलब रैयतवाड़ी सिस्टम से कॉर्नवालिस का कुछ लेना देना है या नहीं है, मुझे बोलिए, ये आपको जरूर बोलना है। थॉमस मुनरो क्या वो गवर्नर जनरल थे या गवर्नर ऑफ किसी रीजन के लिए थे? इस पे आपको ये आपको पता होना चाहिए। ये फैक्ट्स भी है और ये कॉन्सेप्ट्स भी है, ठीक है। फैक्ट्स इस तरह से कि कौन गवर्नर था, कौन गवर्नर जनरल था या कौन वहां पे ऑफिसर था, पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कॉन्सेप्चुअली क्या है, रेवेन्यू सिस्टम्स क्या थे, वो कहाँ कहाँ लागू किए गए, उन्होंने उनमें क्यों बदलाव लाए, ये भी आपको समझना जरूरी है। अब छोटी सी बात देखिए, यहाँ पे क्या है 1833, यहाँ पे क्या है 1793। हिंट देता हूं मैं, चलो आप अब इसका एप्लीकेशन करके मुझे आंसर बोलिए। क्या आंसर ये दोनों स्टेटमेंट्स सही है या दोनों स्टेटमेंट्स गलत है या इनमें से कोई एक स्टेटमेंट सही है? देखिए, अब आपके सामने सारी चीजें हैं, तो लेट स्टार्ट। आप अभी से अगर आपका ग्राम में गलत हो गया तो अब आप उस ऑप्शन को यहाँ सॉल्व करके देखिए। चलो जल्दी से बोलिए मुझे फिर कमेंट बॉक्स में का सही आंसर क्या होगा। आप प्रोसेस करिए, अगर कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में उस वो दिक्कत भी आप बोलिए, ठीक है, पर कोशिश करिए, कोशिश करने से आपको समझ में आ जाएगा। रेवेन्यू कलेक्शन देखिए 2024 में ही ये क्वेश्चन आया था। रेवेन्यू कलेक्शन एक इंपॉर्टेंट फीचर था कॉलोनियल रूल का। रेवेन्यू एक इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं कॉलोनियल रूल्स के, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आना था। उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो भी आपको पता होने चाहिए। तीन ही तो सिस्टम्स थे, और अगर वो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है तो उसे हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अब जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो इस क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लीजिए और उसके ऊपर काम करिए, ठीक है। आप देखिए, परमानेंट सिस्टम पढ़ लीजिए अच्छे से, रैयतवाड़ी पढ़ लीजिए अच्छे से, और साथ ही साथ जो हालांकि क्वेश्चन में नहीं था पर ये तीसरा सिस्टम क्या था इसे भी अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा छठा क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू हिस्ट्री, और हिस्ट्री में भी इट इज मेनली रिलेटेड टू एंशिएंट इंडिया, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया था, एक फिलॉसफी दी थी, souls are not only the property of animals and plant but also of rocks, running water and many other natural objects not looked as living by other religious sects। ये स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स वन ऑफ द कोर बिलीफ्स, के क्या रखा है, कोर बिलीफ्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस सेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब हर एक स्टेटमेंट आपको लर्न करना है क्या? बिल्कुल नहीं। अब ये सारे देखिए, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, पे हर साल क्वेश्चंस होते हैं, शैविज्म है, वैष्णविज्म है, तो देखिए ये इन दोनों पे तो हर साल क्वेश्चंस होते हैं, और इन दोनों को भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेक्ट्स है, हमारे हिस्ट्री के भी है। तो आपको जब पढ़ना है, अगर आपको बुद्धिज्म का कोर फिलोसॉफी जो बेसिक्स भी पता होते हैं इन सब के, तो भी आप आसानी से इस स्टेटमेंट के जरिए ऑप्शंस चूज कर पाते। बेसिक्स पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट में रूटेड है। क्या था बुद्धिज्म, व्हाट वाज जैनिज्म, व्हाट वाज देयर फिलोसॉफी लाइक, व्हाट वाज शैविज्म, व्हाट वाज वैष्णविज्म। अगर बेसिक्स आपको पता होते हैं, कॉन्सेप्चुअली अगर आप अच्छे से समझ पढ़ते हो, तो इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर पाते।
क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब इस साल जैसे मैंने कहा बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, ये आपको हर साल पढ़ने हैं, हर साल इनमें क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ अब कि PYQs में पूछा गया, आप ये भी जुड़ जाएंगे अभी आपके लिस्ट में, तो इनको समझिए। इसका आंसर आप दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, अभी तुरंत दे दीजिए। पर उसके साथ ही मैंने एक क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे दिया है, आपको मेंशन किया, ताकि अब जब आप पढ़ो तो शायद आप ये स्टेटमेंट नहीं पाते, आपको ये स्टेटमेंट नहीं मिलता। जब आप बुद्धिज्म अच्छे से पढ़ते, कॉन्सेप्चुअली हर एक चीज को समझने की कोशिश करते, चाहे वो जैनिज्म हो चाहे अन्य दो हो, आप समझने की कोशिश करते, तो स्टेटमेंट भले ही आपके लिए नया होता, पर ये पढ़ने के बाद थोड़ा सा समय अगर आप इसे प्रोसेस करने में लगाते, तो आप आसानी से फिर आंसर ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते या फिर राइट आंसर ऑप्शन डायरेक्टली चूज कर पाते थे। अब जब आप पढ़ोगे मेरे, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा 7वां क्वेश्चन था रिलेटेड टू पॉलिटी। देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल तो है। अब कॉन्सेप्ट्स और फैक्ट्स आपको ऐसे थिन लाइन होती है जिससे आप उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, आपको कॉन्सेप्चुअली भी सारे टॉपिक्स को समझना है, एटलीस्ट ऐसे टॉपिक्स जो PYQs के जरिए आपको समझ में आए कि जिन पे क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रही है। काफी ऐसे पिछले साल होंगे जिनमें ऐसे टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछा है, तो एटलीस्ट उन टॉपिक्स का तो आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा कर लीजिए। उनमें से एक टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368। रिमेंबर दिस इज रिलेटेड टू द अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस आर्टिकल में जो भी अमेंडमेंट्स है, अमेंड कोई भी, अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी प्रोविजन हो उसे अगर अमेंड करना हो, तो आप क्या एडिशन के जरिए उसे कर सकते हैं या वेरिएशन के जरिए कर सकते हैं या उसे रिवील कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल है अमेंडमेंट का। ठीक है, आप कितनी मेजॉरिटी लगती है, सिंपल है या 2/3 है, स्पेशल मेजॉरिटी है या प्रेजेंट एंड वोटिंग है या टोटल नंबर की होनी चाहिए, ये सारे फैक्ट्स आप समझ लोगे। किसमें आपको राज्यसभा में जाना है, किसमें आपको लोकसभा में जाना है, क्या है ये समझ लोगे। पर यूपीएससी ने क्वेश्चन क्या पूछा, बहुत ही बेसिक, अमेंडमेंट के जरिए आप ऐड कर सकते हो, अमेंडमेंट के जरिए आप वेरिएशन कर सकते हो या अमेंडमेंट के जरिए आप किसी प्रोविजन को रिपील कर सकते हो, क्या कर सकते हो। उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, क्या पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है या पहला तीसरा सही है, तीनों आंसर सही है, ये उन्होंने पूछा है। तो इट इज कंसेप्चुअल इन नेचर। Beyond facts, if you understand the provision of Article 368, आपको ये आराम से इसे आप सॉल्व कर पाओगे। 2024 में पूछा गया था। तो पॉलिटी में भी सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान मत दीजिए, यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स एज वेल। आपको ये लागू होते हैं, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स में पूछा जाता है, पार्लियामेंट में भी पूछा जाता है, प्रेसिडेंट या गवर्नर से रिलेटेड चीजों में भी पूछा जाता है, तो इसे आप समझ लीजिए। पिछले साल उन्होंने आर्टिकल 368 से रिलेटेड पूछा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारा 8वां क्वेश्चन है रिलेटेड टू शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल्ड एरियाज क्या है? शेड्यूल्ड एरियाज जो ट्राइबल रीजन्स होते हैं उनके लिए ये डिमार्केट किए जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। उन्होंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया 2024 में। क्वेश्चन था क्या विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक्स प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, चाहे वो स्टेट में कर रहे हैं, पर ऑर्डर किसका चाहिए? प्रेसिडेंट का चाहिए। उन्होंने आपसे पूछा है क्या ये सही है क्या गलत है, ये पूछा है। प्रेसिडेंट होता है एट दी नेशनल लेवल, पूछ रहे हैं स्टेट लेवल के बारे में। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। मतलब अगर आप विलेजेस को 4-5 विलेजेस को इकट्ठा कर लेते हो तो क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक, ब्लॉक मतलब तहसील। द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ कंसर्न स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट्स। देखिए कौन किसको करना है? चीफ मिनिस्टर को करना है। द यूनियन होम मिनिस्ट्री इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। ये 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, उनके बारे में पूछा है। देखिए ये फैक्ट भी है, नो डाउट ये फैक्ट है। आपको शेड्यूल्ड एरियाज, उसके पावर्स इंट्रोड्यूस किए गए, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन कौन से थे, अगर ये कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया, आप फैक्ट्स को आसानी से समझ पाओगे। इसीलिए
क्वालिटी में, कॉन्सेप्ट्स में ये एक क्वेश्चन था जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था. For you start studying for each subject, remember what are the types of question asked by UPSC. So this is one type of question. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए, फोकस करिए. पहले 3 दिनों में हमने इस पे फोकस करिए, अब हम इस पे फोकस करिए, और कहीं कहीं तो हम इन दोनों को इंटीग्रेट करके समझने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एस्पिरेंट्स, हमारा 9th क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी. जब हमने ज्योग्राफी का ओरिएंटेशन लेक्चर देखा था, उसमें मैंने कहा था कि ज्योग्राफी में अब कॉन्सेप्ट्स पे वापस से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है. ये क्वेश्चन उन्होंने रिसेंटली पूछा, इनफैक्ट ये यहाँ पे मेंशन नहीं है, 2024 का ही ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन था क्या, 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं, 1 और 2. पहले स्टेटमेंट में कहते हैं द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर क्या है, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है उसमें से सबसे पहला लेयर जो है, जो अर्थ सरफेस के सबसे पास में आता है, उसे क्या कहते हैं हम, ट्रोपोस्फियर. तो ट्रोपोस्फियर एट द इक्वेटर is much greater as compared to pole, is much greater as compared to pole. मतलब यहाँ पे जो उसका थिकनेस है, उसकी जो हाइट है, ऐसे हाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर ये सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर है, इसमें थिकनेस मतलब ये लेयर, अगर ये ट्रोपोस्फियर हुआ, ये स्ट्रेटोस्फियर हुआ, ये एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर, जो मीजोस्फियर हम कहते हैं, और उसके बाद एक्सोस्फियर जो आउटर एटमॉस्फेयर जिसे हम कहते हैं, तो ये है. तो इसका थिकनेस के बारे में पूछा, तो इक्वेटर पे इसकी थिकनेस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू पोल्स, एक स्टेटमेंट दिया था. दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया, एट द इक्वेटर हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू ग्रेट हाइट्स. मतलब इक्वेटर पे जो हीट होती है काफी हाइट तक चली जाती है. स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स. अब कन्वेक्शनल करंट्स क्या होते हैं, सिंपल है, अगर ये कोई सरफेस है, वाटर सरफेस हो चाहे एयर सरफेस हो, चीजें हीट होती है, ऊपर जाती है, कूल होती है, सबसाइड होती है. ठीक है, वापस सबसाइड होती है. चीजें हीट होती है, ऊपर जाती है, कूल होती है, वापस सबसाइड होती है. तो ये जो प्रोसेस है इसे कन्वेक्शनल करंट कहते हैं. ठीक है, तो 2 स्टेटमेंट दिए गए थे. अब देखिए, मैंने ये स्टेटमेंट से रिलेटेड पिक्चर नहीं डाला है, मैंने सिर्फ पोल्स पे भी 2 अलग तरह के ट्रोपोस्फियर के थिकनेसेस पाए जाते हैं. एक जो विंटर में पाया जाता है, एक जो समर में पाया जाता है. ये मैंने उसका एग्जांपल दिया है. अब ये काफी आसान क्वेश्चन था. एटमॉस्फेयर जब आप पढ़ते हो और प्रॉपर्टीज ऑफ इन लेयर्स के बारे में जब आप पढ़ते हो, तो आपको ये समझ में आना चाहिए. ये बेसिक से रिलेटेड था, और बेसिक्स में भी कॉन्सेप्ट से ज्यादा रिलेटेड था. आपके एनसीईआरटी में भी अच्छे से डिस्कस किया गया है, और जीसी लियोंग में भी अच्छे से डिस्कस किया है. आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, देखिए इन चीजों को पढ़ना जरूरी है. और ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है. इसमें पहला क्या पूछा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और दूसरा स्टेटमेंट पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है. मतलब दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट. ये दूसरे में क्या पूछते हैं, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट. तीसरे में क्या पूछते हैं, पहला करेक्ट है पर दूसरा इनकरेक्ट है. चौथे में क्या बोलते हैं, पहला इनकरेक्ट है और दूसरा करेक्ट है. तो इस तरह के क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ लीजिए. ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है. वक्त लीजिए, हम 2 हफ्ते ज्योग्राफी पढ़ेंगे, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को 2 हफ्ते में कवर कर लीजिए. आगे बढ़ते हैं. एस्पिरेंट्स, हमारा 10th क्वेश्चन है, इट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी. एनवायरमेंट में एक टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, और वहां से मैंने क्वेश्चन लिया. पूछा क्या है, इंडियन स्क्विरल्स. स्क्विरल्स मतलब, लो कमेंट सेक्शन में बोलिए. तो इंडियन स्क्विरल्स के बारे में, हिलेरी जिसे कहते हैं, तो इंडियन स्क्विरल्स के बारे में यहाँ पे पूछा था. क्या पूछा था, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी है स्टेटमेंट्स के जरिए. पहला क्या था कि वो नेस्ट बिल्ड करते हैं, पर वो नेस्ट कैसे होते हैं, पेड़ों पे नहीं होते, वो जमीन में होते, बरोज इन द ग्राउंड. ठीक है. फिर दे स्टोर देयर फूड मटेरियल, नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड. वो स्टोर करते हैं क्या, दे आर ओमनिवरस, मतलब वो हंस भी खाते हैं और वेजिटेरियन भी है, तो मिक्स है, ओमनिवरस है. तो ये 3 स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए थे, और पूछा गया था कौन से करेक्ट है कौन से रॉन्ग है. चलो ऑप्शन, आंसर ऑप्शन क्या सही है वो कमेंट सेक्शन में बोलो. ये मैंने क्वेश्चन क्यों डाला, हर साल एनिमल्स पे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आप देख पा रहे हो, काफी एनिमल्स उसमें से रिपीट हो रहे हैं. अब इंडियन स्क्विरल काफी कॉमन है, बहुत कॉमन है,
और उसके बिहेवियरल पैटर्न्स आपको समझने के लिए स्क्विरल्स का ही समझना जरूरी नहीं है, आप बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ लेते हो तो अलग अलग एनिमल्स का बिहेवियर आपको समझ में आता था, आ सकता है। अगर ये आपको कॉन्सेप्चुअली पता होता तो चाहे आपको स्क्विरल्स के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता हो, पर कॉन्सेप्चुअली कौन सा एनिमल या किस टाइप के एनिमल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हाथी का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, कार्निवोर्स का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, हर्बीवोर्स का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेप्टाइल्स का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे स्क्विरल्स क्या है, चलिए चलो, वाटर स्क्विरल्स किस टाइप के एनिमल है, फिर रॉडेंट्स का अपने कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब आपको बेसिकली पता हो सकते थे। अगर आप पीवाईक्यू अच्छे से पढ़ते हो तो आपको पता चल जाता है एटलीस्ट कुछ, ये ब्रॉड जो कैटेगराइजेशन है उसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। और अगर कॉन्सेप्चुअली ये पता होता तो ऐसे आंसर्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे भी आप फोकस करिए, इसमें कोई भी गलती ना करिए ये जब एनवायरनमेंट पढ़ते हो, क्योंकि एनिमल से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पीवाईक्यूज को अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको काफी सारे एनिमल्स या प्लांट स्पीसीज के बारे में पढ़ सकते हो। जैसे प्लांट स्पीसीज के बारे में भी क्वेश्चंस रिपीट हो गए, लाइकन्स क्या है एक क्वेश्चन पूछा गया था, मॉसेस के बारे में पूछा है, बैक्टीरियाज के बारे में पूछा है, एंड सो ऑन। तो माइक्रोब्स, प्लांट्स हो गए, माइक्रोब्स हो गए, ये काफी उन्होंने पहले पूछे हैं। अगर आप पीवाईक्यूज के जरिए ऐसे एग्जाम्पल समझ पाते हो और एटलीस्ट उनके बारे में पढ़ पाते हो तो एलिमिनेशन के जरिए आप इनके आंसर्स तक भी पहुंच सकते हो। जब आप पढ़ते हो अभी आगे पीवाईक्यूज के जरिए ऐसे क्वेश्चंस को मिस मत करिए। ठीक है, अब हम जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। देखिए हर सेक्शन में हमारे हमने देखे, करंट में भी हम देखेंगे 2023 और 24 के क्वेश्चन देखे, पर जैसे जनरल स्टडीज में हमारे पास कितने सेक्शन, कितने सब टॉपिक्स है, 7, और सातों के सातों सब टॉपिक्स में फैक्ट्स तो आपको करने हैं नो डाउट, बस कॉन्सेप्चुअली समझना है। तो कौन से समझना है, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आप सिलेबस वाइज तो पढ़िए, नो डाउट आप जब सिलेबस वाइज सोर्सेस के जरिए पढ़ेंगे आपको पढ़ना ही है, थ्रू द सोर्सेस आपको पढ़ना ही है, पर उसके साथ ही साथ आप पीवाईक्यूज के जरिए हर एक टॉपिक में, हर एक इन सातों टॉपिक्स में, हर एक टॉपिक में पीवाईक्यूज जो जो आए हैं अब तक उनको आप कॉन्सेप्चुअली भी समझने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन शायद फैक्ट्स का होगा, आपको उसमें कॉन्सेप्ट्स ऐड कर दीजिए पीवाईक्यूज से, आप पीवाईक्यूज को ही अपना मटेरियल बनाइए और समझने की कोशिश करिए ऐसे सारे सेक्शंस को। आज हमने 2023 2024 में से कुछ एग्जाम्पल, देखिए बहुत कम ऐसे काफी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, तो हमने 10 एग्जाम्पल्स लेके आपको बोले क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका एक ओरिएंटेशन फेज काफी स्ट्रांग हो, आपका ओरिएंटेशन काफी स्ट्रांग हो बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो दिस इज पार्ट ऑफ प्रिपरेशन एंड इसेंशियल फाउंडेशनल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। अगले हमारे कल के जो क्वेश्चन हो गए उसमें हम 22 और 21 के प्रीलिम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे देखेंगे। थैंक यू एस्पिरेंट्स, जय हिंद।